नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, संसद और सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न सरकारी इमारतों में आग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इजरायल द्वारा कतर में हमास नेताओं पर हमले के दावे के बाद कई धमाकों की खबर। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने हांगकांग के साथ मैच में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के गवर्नर श्री राधाकृष्णन ने आईएनडीआई गठबंधन के प्रत्याशी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद राज्यसभा के महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 781 मतदाता सांसदों में से 767 सांसदों ने मतदान किया। श्री मोदी ने बताया कि 767 मतों में से 752 वैध पाए गए और 15 मत अमान्य घोषित किए गए। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन में हुए मतदान में 752 वैध मतों में से श्री राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Balkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. राज्यसभा महासचिव ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट। सीपी राधाकृष्णन का जन्म तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। वे आरएसएस जैसे संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे और जनता की सेवा के लिए राजनीति को एक माध्यम के रूप में अपनाया। श्री राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से 2 बार चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके अलावा वे तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। श्री राधाकृष्णन ने झारखंड और तेलंगाना में राज्यपाल के रूप में और पुडुचेरी में उपराज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। मतों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू हुई और लगभग 1.5 घंटे तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे मतदान किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जेडीएस सांसद एचडी देवेगौड़ा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल समेत कई सांसदों ने मतदान में भाग लिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री राधाकृष्णन का दशकों का सार्वजनिक जीवन में समृद्ध अनुभव देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति बनने पर सीबी राधाकृष्णन को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनका जीवन सदैव समाज की सेवा करने और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सीपी राधाकृष्णन को उच्च सदन की पवित्रता के संरक्षक के रूप में उनके यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि अपने विशिष्ट सार्वजनिक जीवन में उन्होंने विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को मूर्त रूप दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं के देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा सौंपा। तकनीकी रूप से नेपाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लग गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं काठमांडू में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता सिंह से। लवलीन, देखिए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने युवा प्रदर्शनकारियों से निवेदन किया है कि वे शांति बनाए रखें ताकि सभी राजनीतिक दल मिलकर शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकें। मंगलवार के दोपहर तक में कई राजनीतिक दल के नेताओं के घरों को आग लगा दी गई और लूटपाट की गई है। संसद भवन, सिंह दरबार समेत कई सरकारी भवनों को आग के सुपुर्द कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सारी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। अभी नेपाल में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लवलीन, धन्यवाद श्वेता। इस बीच विदेश मंत्रालय ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को शक्ति का प्रयोग करने पर बुनियादी सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि नेपाल की स्थिति पर गहरी चिंता के साथ वो निगरानी कर रहा है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच काठमांडू के हवाई अड्डे बंद होने के कारण एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई विमानन कंपनियों ने दिल्ली से आने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली काठमांडू दिल्ली मार्ग पर उड़ानें आज रद्द कर दी गईं। इंडिगो ने कहा कि काठमांडू आने जाने वाली सभी उड़ानें स्थगित हैं। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को अपनी यात्रा पुनर्निर्धारित करने या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिफंड का दावा करने का परामर्श दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिकूल स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए आंदोलनकारियों और नागरिकों सहित सभी पक्षों से सहयोग मांगा है। राष्ट्रपति पौडेल ने आज शाम युवा प्रदर्शनकारियों और अन्य सभी से अपील करते हुए कहा कि एक शांतिपूर्ण संकल्प के लिए लोकतंत्र में नागरिकों की मांगों पर बातचीत करें। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने का आग्रह किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंदोलनकारी समूहों से आग्रह किया है कि वे विरोध को शांतिपूर्ण, प्रतिष्ठित और संयमित करें। आयोग के प्रवक्ता तिकराम पोखरेल ने कहा कि पिछली घटनाओं से सबक सीखने का समय है और जान माल की क्षति को रोकने के लिए शांतिपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बाढ़, भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने राज्य आपदा राहत कोष और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने का आश्वासन दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत और भरोसा लेकर आया। जमीनी स्तर पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर और राहत कर्मियों का उत्साह बढ़ाकर प्रधानमंत्री ने एक मजबूत एकजुटता का संदेश दिया। नुकसान का आंकलन करने के बाद प्रधानमंत्री ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार घरों, स्कूलों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करने में हर संभव मदद देगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आपदा मित्र स्वयंसेवकों के त्वरित राहत व बचाव कार्यों में अथक प्रयासों की विशेष तौर पर सराहना की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। श्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए भी 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ये राशि राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य आपदा राहत कोष और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ितों को 1 घंटे से ज्यादा समय तक ध्यानपूर्वक सुना और उनका दर्द साझा किया। उन्होंने जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना के तहत क्षतिग्रस्त हुए लोगों के घरों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान
प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं है। क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों को भी समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों द्वारा भेजी जाने वाली विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर और सहायता पर भी विचार किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की। आज हम सेवा क्षेत्र के लिए किए गए जीएसटी सुधारों की बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जीएसटी सुधार आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए गए हैं और ये 22 सितंबर से लागू होंगे। सरकार ने सेवा और पर्यटन क्षेत्र में आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की घोषणा की है। जिम, सैलून, नाई और योग सेवाओं पर अब 18% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा। इस फैसले से न सिर्फ ये सेवाएं सस्ती और सुलभ होंगी, बल्कि लोग नियमित रूप से फिटनेस, सौंदर्य और योगाभ्यास जैसी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जीएसटी दरों का स्वागत करते हुए कहा कि जिम, सैलून और योग सेवाओं पर टैक्स की कटौती से युवाओं में स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए उत्साह बढ़ेगा। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है। परिषद ने होटल उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण राहत दी है। 7,500 रूपये प्रतिदिन तक के होटल में ठहरने पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। इससे यात्रियों को किफायती सुविधा मिलेगी और आतिथ्य व पर्यटन क्षेत्र को सीधा प्रोत्साहन मिलेगा। आतिथ्य क्षेत्र में एक निजी कंपनी के सीईओ हर्षल दिलवाली ने इन सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक गंतव्य बनेगा। इससे यात्रियों को कम दाम में अच्छे विकल्प मिलेंगे, वे ज्यादा दिन रुक पाएंगे और भारत घरेलू व विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक जगह बनेगा। इसे मेहमानों को बेहतर अनुभव मिलेगा। होटल के लिए बदलाव ऑक्यूपेंसी बढ़ाएगा, मुकाबले में मजबूती देगा। इस कदम से भारत के सेवा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को सार्थक राहत प्राप्त होगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्र भूमि शहर सम्मान समारोह 2025 के अंतर्गत शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वायु गुणवत्ता में इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत शहर देश में अग्रणी रहे। इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से 130 शहरों में से 103 शहरों में PM10 सूक्ष्म कणों के स्तर पर वायु गुणवत्ता में हुई प्रगति का उल्लेख किया। श्री यादव ने कहा कि अब वार्ड स्तर तक वार्षिक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कचरे की रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में आज हमास नेताओं पर हमले के दावे के बाद कई हमले किए। इजरायल रक्षा बलों और शिन बेट सुरक्षा एजेंसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये कतर में इजरायल की पहली सैन्य कार्रवाई है। कतर ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे कायराना हमला बताया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो गया है। T20 प्रारूप में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 2 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। भारत का पहला मैच कल मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, संसद और सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न सरकारी इमारतों में आग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इजरायल द्वारा कतर में हमास नेताओं पर हमले के दावे के बाद कई धमाकों की खबर और एशिया कप
क्रिकेट टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।